नमस्कार बच्चों। तो आज हम करेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये है 9th क्लास का चैप्टर 5। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपने देखा होगा कि हमने सेल के बारे में पढ़ा है। सेल क्या होता है कि सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, और इसी को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो एक्चुअली हमें इस चैप्टर के अंदर बेसिकली दिखाया जाए तो हमें सेल के बारे में पढ़ना है। सेल कैसा होता है, किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं उसमें खाना किस तरीके से अब्जॉर्ब होता है, किस तरीके से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, किस क्या क्या उसके अंदर प्रोसेसेस होते हैं, किस तरीके से हमको एनर्जी मिलती है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और सेल के क्या क्या पार्ट होते हैं, एनिमल सेल पढ़ेंगे हम इसके अंदर, हम इसमें पढ़ेंगे प्लांट सेल क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारी क्या है? द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ठीक है, तो जो लाइफ ऑफ सेल है, फंक्शनल यूनिट ऑफ जो सेल है, लाइफ है हमारी, वही हमारा सेल होता है। ठीक है, इसमें पहली चीज़ आपको याद क्या करनी है कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है या जो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है वो हमारा क्या है? सेल। ठीक है, और इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। ठीक है, अ सेल कैन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म ऑल नेसेसरी एक्टिविटी टू सस्टेन लाइफ। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है वो इंडिपेंडेंटली, मतलब अपने पूरी तरह से अपने आप से वो जो एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है वो सारी अकेला ही खुद कर सकता है। इसीलिए उस सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे को पढ़ने में दो तरीके के, मैंने बताया ना आपको, दो तरीके के सेल होते हैं। एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। और उनके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं। उनके अंदर जो सेल होता है उसके कुछ फंक्शन होते हैं, सेल के जो कंटेंट होते हैं उसके कुछ फंक्शन होते हैं, उसको हम करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम किसको करने जा रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है। इसको सेल की भित्ति बोलते हैं, भित्ति मेम्ब्रेन। ठीक है, जो आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में है क्या है? दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसका मेन काम क्या होता है? ये इसकी बाहर की एक सतह होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो इसके बाहर के इन्वायरमेंट को इसके अंदर के कंटेंट से अलग करने में मदद करती है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट्स द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, सो द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसी को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, कुछ जो हमारे तत्व रहते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ठीक है, इनको सेल के अंदर ले जाना और सेल के बाहर निकालने का काम सिलेक्टिवली का मतलब है सिलेक्ट करती है किस चीज़ की कमी अंदर है, किस चीज़ को बाहर निकालना है, उसको सिलेक्ट करती है, उसके तरीके से ही करती है। इसीलिए हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और ऐसा है किस प्रोसेस के थ्रू करती है? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, या इसको हम ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर वाटर का मूवमेंट होगा तो उसे ऑस्मोसिस बोलेंगे, अगर गैसेस का मूवमेंट होगा सेल के अंदर या बाहर तो हम उसको डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, यही चीज़ है हमारी। सम गैसेस लाइक CO2 एंड O2 कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, जैसे कुछ गैसेज हैं, वो सेल के अंदर या बाहर निकल रही हैं, आ रही हैं, जा रही है, तो हम उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। इसी तरीके से अगर मूवमेंट हमारी वाटर की होगी तो हम उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस प्रोसेस में होता किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो लिखा आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, आपने किशमिश देखी होगी, तो किशमिश को अगर हम पानी के अंदर रख दें तो होता क्या है? किशमिश फूल जाती है। ठीक है, कुछ समय तक पानी में रहेगी तो किशमिश फूल जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किशमिश के अंदर जो पानी का कंटेंट है वो बहुत कम है। ठीक है, मगर जब हमने उस पानी के अंदर डाला तो उसके बाहर के एटमॉस्फेयर में पानी ज़्यादा है, तो उसकी बाहर की कवरिंग उसको सिलेक्टिवली परमिएट करती है कि वो उसको अंदर को परमिट करे, उसको जो पानी बाहर ज़्यादा है उस पानी को उसके अंदर डालने का काम करती है। ठीक है, तो सिलेक्टिवली परमिएट करती है। इसी तरीके से अगर हम अंगूर की बात करें, अगर हम अंगूर को बाहर धूप में रख दें तो बाहर धूप में क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है, मगर अंगूर के अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स या जो लिक्विड कंटेंट है वो ज़्यादा है, तो वो सिलेक्टिवली क्या करेगा? उस कंटेंट को बाहर की तरफ निकाल देगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब हमारे को एक चीज़ और पढ़नी है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो 3 तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा? आइसोटोनिक हो सकता है, हाइपोटोनिक हो सकता है, या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो सकता है। अब ये क्या चीज़ होती है? ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इसको। पहले हम करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपका क्या होता है? देखिए, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस।
सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ, जैसे अगर किसी मीडियम के अंदर जो सराउंडिंग है किसी सेल के, उसके बाहर जो है वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर उसके कम है, ठीक है, तो जो ये मूवमेंट होगा, जो बाहर का सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक बोलेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो कंटेंट है अंदर का उसको वाटर ज़्यादा मिले। जैसे मैंने किशमिश का एग्जांपल दिया, तो किशमिश को अगर हमने पानी में रखा है तो उस वक्त वो पानी जो है उसको जो पानी जो है, जो पानी आपका ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसकी वजह से जो किशमिश है इट विल गेन द वाटर कंटेंट। अब अगर मान लीजिए इफ द मीडियम है एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, अगर बाहर के भी मीडियम की कंसंट्रेशन सेम है जो जिस मीडियम में रखा है, और अंदर जो हमारा सेल है उसकी भी मीडियम की सेम है, यानी अगर मान लीजिए एक सेल है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन सेम है, सेल के बाहर जो अमाउंट वो है जो लिक्विड है उसकी कंसंट्रेशन भी सेम है, तो क्या होगा, जो वाटर है वो सेम अमाउंट का मूव करेगा, सेम अमाउंट अंदर जाएगा, सेम अमाउंट बाहर जाएगा, तो जो हमारा नेट अमाउंट होगा सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब थर्ड केस क्या होगा, अगर मान लीजिए कि मीडियम जो है उसका लोअर कंसंट्रेशन है देन द सेल, यानी कि सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पानी की जो अमाउंट है सेल में, पानी का अगर एग्जांपल है, पानी का अमाउंट सेल के अंदर ज़्यादा है, मगर जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो कंटेंट है वाटर का वो कम है, तो क्या होगा, सेल विल लूज इट वाटर कंटेंट, और वो चला जाएगा बाहर के इन्वायरमेंट में। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये आप डायग्राम देख लीजिए, आपको डायग्राम से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के थ्रू बनी हुई होती है जिसको हम लिपिड्स बोलते हैं और प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड के थ्रू ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी बनी होती है। अब इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है कि द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल द सेल टू एनगल्फ द फूड। जैसे आपने एमीबा में देखा है ना, एमीबा में क्या करता है, वो अपने जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसको आगे की तरफ स्ट्रेच कर लेता है, अगर जैसे उसको फूड दिखता है, और उसको अपने सेल के अंदर एनगल्फ कर लेता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एमीबा के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सेकंड चीज़ हम करते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल और प्लांट सेल के अंदर क्या रहता है, सेल वॉल होता है, प्लांट सेल में भी रहेगा। और आपका क्या रहेगा, आपने प्लांट्स को देखा होगा ना, जो प्लांट्स होते हैं थोड़े रिजिड होते हैं क्योंकि उनकी आउटर कवरिंग जो होती है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा वॉल दी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा, वही होती है सेल वॉल। सेल वॉल होती है कि एक्चुअली प्रोटेक्टिव वॉल होती है। ठीक है, इसमें प्लांट सेल में होता है इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। इसका मेन काम क्या होता है, द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। तो इससे होता है क्या है, द प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ, ये बनी हुई होती है सेलुलोज के थ्रू। ठीक है, तो ये उसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देती है जिससे कि जो प्लांट है उसका स्ट्रक्चर गड़बड़ ना करे। जो जैसे हमने पढ़ा भी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, मगर जो सेल वॉल क्या करती है उसको प्रोटेक्ट कर लेती है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी उसकी थोड़ी कम कर देती है। ठीक है, तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये क्या काम कर रही है, ये प्लांट को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में काम आती है। ठीक है, तो जब भी कोई लिविंग प्लांट है अगर ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का लूज करता है, वाटर को लॉस करता है, तो उसमें से क्या होता है, जो प्लांट वगैरह है वो श्रिंक हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका कंटेंट जो है सेल के बाहर चला जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्लास्मोलाइसिस। ठीक है, इसको बोलेंगे प्लास्मोलाइसिस। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है सेल का, वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ अ सेल भी बोलते हैं। ये आपका एक नंबर वाले क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाता है कि आपका ब्रेन ऑफ सेल क्या है, तो ब्रेन ऑफ सेल क्या होता है हमारा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस भी क्या होता है, इट हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है और वो डबल लेयर कवरिंग होती है, वो होती है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेनली इसमें क्या होता है, इट हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। जैसे इसी जो साइटोप्लाज्म था ना, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इसके अंदर भी क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर भी जो उसकी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो सेम काम करेगी जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम कर रही थी। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किस में होते हैं, हमारे न्यूक्लियस में होते हैं, विच आर विजिबल एट रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। वो हमारे को रॉड शेप लाइक के स्ट्रक्चर में हमको दिखाई देते हैं जब सेल डिवाइड होना शुरू होता है। और क्रोमोसोम के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्रोमोसोम्स कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस फीचर, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। जो हमारे जीन्स होते हैं, जो हमारे डीएनए की इन्फॉर्मेशन होती है, वो कहाँ से आती है, न्यूक्लियस से हमें पता लगती है। जैसे हम देखते हैं ना, कुछ हम पेरेंट्स के गुण को इनहेरिट करते हैं, दादा दादी से गुण कुछ इनहेरिट करते हैं, नाना नानी के कुछ गुण को इनहेरिट करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर आती है, हमारी क्रोमोसोम्स के थ्रू आती है वो। ठीक है, डीएनए के अंदर।
अब डीएनए की फुल फॉर्म जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए और साथ में प्रोटीन के। ठीक है, तो जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का उसको हम बोलते हैं जीन्स। यही जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है हमारे को जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेन पार्ट प्ले करता है वो यही पार्ट प्ले करता है डीएनए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रोकैरियोटिक सेल। सेल दो तरीके के होते हैं, सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब इनके बीच में डिफरेंस भी आता है, तो अगर आप डेफिनेशन ढंग से याद करेंगे तो डिफरेंस भी कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे चैप्टर के एंड में हम इसके डिफरेंसेस भी कर लें। ठीक है, तो पहले डिफाइन करते हैं प्रोकैरियोटिक होता है क्या है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म आपने देखा है, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है इज़ नॉट इनक्लोज बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जिसके अंदर न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज नहीं होता है। इट मीन्स द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। जो भी उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होता है ऐसे ही घूम रहे होते हैं, उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। इस तो सच न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, और इस तरीके के सेल्स को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, जैसे सच सेल हैव सिंगल क्रोमोसोम, और इन सेल्स के अंदर केवल एक सिंगल क्रोमोसोम्स होता है। क्या होता है मेनली है, इनके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज नहीं होता है। ठीक है, कोई सेपरेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है इनके अंदर। मगर जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें क्या होता है, सेल्स हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनल्स इज दैट इज टर्म्ड एज यूकैरियोटिक सेल। मतलब क्या होता है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर डिफाइन होता है न्यूक्लियस कि भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। साथ में जो उनका जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जो सेल के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं हम उसको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो पूरी तरह से डिफाइंड होती हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, हम उसको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो और ईच ऑफ दिस सेल ऑर्गेनल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। ये हर एक सेल ऑर्गेनल जो होता है वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। इस तरीके के जो सेल्स होते हैं हम इसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना। और एक चीज़ और, सच सेल है मोर देन वन क्रोमोसोम। इस तरीके के सेल जो होते हैं उसके अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ आती है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक्चुअली में क्या होता है, इट इज़ द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी, उसके अंदर कुछ फ्लूइड टाइप का मटेरियल रहेगा जिसके अंदर ये सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, मूव करते रहते हैं। इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल्स। देखिए यही बोला इन्होंने कि इसके अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स मूव कर रहे होते हैं और हर एक सेल ऑर्गेनल का क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा कि एनिमल सेल कैसा दिखता है, प्लांट सेल कैसा दिखता है, और ये दोनों के डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनिमल सेल भी और प्लांट सेल भी, दोनों के डायग्राम करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके डायग्राम के से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। और डायग्राम देख के आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी है, आपका न्यूक्लियस कौन सा है, SER क्या होते हैं, RER क्या है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर है, न्यूक्लियस किस तरीके से लोकेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनकी जो आउटर कवरिंग है वो कैसी है कैसी नहीं। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, आप इसको वेल डिफाइनली आप आराम से समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें। और जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो अपनी बुक खोल के रखिए, बुक के अंदर उस चीज़ को देखते रहिए कि किस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस है तो कहाँ पर है न्यूक्लियस। हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म कहाँ दिखा रहे हैं, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा, उसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स मूव कर रहे हैं। गोल्गी अपैरेटस कहाँ पर है, गोल्गी बॉडीज़। ठीक है, लाइसोसोम कहाँ पर है, किस तरह डिफाइन किया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, प्लास्टिड्स कहाँ है, वैक्यूल्स कहाँ है। ठीक है, और इन सब चीज़ों को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, मगर जब आप पढ़ें तो बुक खोल के रखिए और बुक के साथ में से देखते रहिए। ठीक है, बाकी अदरवाइज इसके अंदर भी मैंने डायग्राम दे दिया आपको। ठीक है, इस डायग्राम को देखते हुए आप उस चीज़ को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स आपके क्या होते हैं, अभी जैसे बताया, एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट कंटेंट सेपरेट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हर एक जो सेल होता है उसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसके आसपास, वो मेनली क्या करती है, उसके कंटेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से अलग अलग करती है। और जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं सेल के, उसके अंदर के उनका अलग अलग फंक्शन होता है, उन्हीं को हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, पहला सेल ऑर्गेनल जो हम कर रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोलते हैं। तो इसका जो मेन काम है वो रहता है चैनलिंग नेटवर्क फॉर ट्रांसपोर्ट। देखो ER क्या होता है आपका, ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स। ये एक तरीके से बैग की तरह दिखाई देता है हमको। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होता है जैसे आप देख रहे हैं। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है स्मूथ ER, एक होता है रफ ER। तो इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्मूथ ER को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ठीक है। और जो रफ होता है उसको बोलता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें बस होता क्या है, जो रफ वाला होता है, रफ हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस यार। देखो जो रफ आर होता है ना, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके अंदर मेनली होता क्या है, उसके अंदर ना राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसके साथ, उसके सरफेस से, इसलिए वो रफ दिखता है। आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा कुछ कुछ लगा हुआ है इसके साथ, तो इसलिए हम उसको रफ बोलते हैं, अदरवाइज वो हमारा स्मूथ रह जाता है। तो राइबोसोम्स का एक इंपॉर्टेंट चीज़ और रहता है कि दीज आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर प्रोटीन बनता है, ठीक है। और एसईआर किस चीज़ में हेल्प करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड, और ये इंपॉर्टेंट सेल फंक्शंस के भी काम आते हैं। इसमें से कुछ जो प्रोटीन होते हैं और लिपिड होते हैं वो हमारे को जो सेल की मेम्ब्रेन है उसको बनाने में भी काम करते हैं। और जो सेल की मेम्ब्रेन बनाते हैं ना, सेल की मेम्ब्रेन को बनाना, जो आउटर कवरिंग है सेल की, उसको बनाने को ही हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। उसके अलावा भी कुछ और प्रोटीन्स होते हैं और कुछ लिपिड्स होते हैं जो फंक्शंस करते हैं एज एन एंजाइम्स और हार्मोन्स। और हार्मोन्स का काम क्या रहता है वो हम अगली क्लासेस के अंदर करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका एक फंक्शन और भी रहता है कि ये एक तरीके से चैनल प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर अंदर और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक तरीके ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह आना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका भी काम करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस ऑफ सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, ये कुछ उसकी बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए भी काम करता है, ठीक है। तो यही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो मेन चीज़ याद रखनी है, क्या कि एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। रफ में क्या होता है, इसके साथ में क्रोमोसोम्स अटैच होते, और सॉरी राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसीलिए इसको रफ बोलते हैं। और इनका मेन काम क्या रहता है आपका, इनका मेन काम आपका रहता है चैनल्स नेटवर्किंग फॉर ट्रांसपोर्ट, मतलब चैनलाइज करना जो आपका मटेरियल है साइटोप्लाज्म के अंदर और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, ठीक है। अब एक नेक्स्ट आपका आता है गोल्गी एपरेटस, इसको हम गोल्गी बॉडीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया था, कैमिलियो गोल्गी ने से इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हम गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज़ भी बोलते हैं। इसका मेन काम रहता है पैकेजिंग का, तो मेन आपको ये याद करना है, इसका मेन काम क्या रहता है, पैकेजिंग का काम रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, फ्लैट एंड सैक लाइक वेसिकल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। वेसिकल मतलब एक तरीके के जैसे कटोरी बोलते हैं ना, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर रहता है। एंड इनको पहचानना इजी रहता है क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक। उनको क्या बोलते हैं, इसको सिस्टम बोलते हैं, एक साथ पैरेलली एक फॉर्म में अटैच होते हैं। आप फिगर के अंदर देखेंगे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि किस तरीके से है। देखिए गोल्गी एपरेटस अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको पता लगेगा एक के साथ एक लाइन से लगे रहते हैं ये, ठीक है। काम क्या रहता है, द मटेरियल सिंथेसाइजेज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज, जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है उसको पैकेज करता है, फिर उसको डिस्पैच करता है टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर और सेल के बाहर ये उसको पैकेज करके डिस्पैच कर देता है, मतलब भेज देता है, जिस जो लोकेशन है उस लोकेशन के लिए भेज देता है। इसके कुछ और फंक्शन भी रहते हैं जैसे कि स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स, ठीक है। और कुछ केसेस में जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल शुगर, उसको क्या करता है, कैन बी मेड अप फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्गी एपरेटस, इसकी वजह से ही वो कॉम्प्लेक्स शुगर को एक सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, और ये लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन के अंदर भी बहुत काम आता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को हम दूसरे फॉर्म में क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, और इसी को हम क्लीनलीनेस ऑफ सेल भी बोलते हैं, मतलब ये सेल की क्लीनिंग करता है, सेल की सफाई करता है। और लाइजोसोम को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सुसाइडल बैग्स किसको बोला जाता है सेल के अंदर, तो क्या होगा हमारा आंसर, लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स एक्चुअली में होते क्या है, दीज आर लाइक द काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पैच एंड डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, जो सेल का जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करने का या डिस्पैच करने का काम कौन करता है, लाइजोसोम्स, ठीक है। मेन इसके अंदर यही है, फिर भी देख लेते हैं और क्या दिया इसमें, लाइजोसोम्स हेल्प्स टू कीप द क्लीन सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज द वॉर्न आउट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई वेस्ट मटेरियल बाहर की कोई चीज़ आ जाती है सेल के अंदर, या कुछ सेल के अंदर ही कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो उसको ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है अपने अंदर ही, ठीक है। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग इन द सेल सच एज, फॉरेन मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज कुछ ओल्ड ऑर्गेनेल्स जो कि लाइजोसोम्स के अंदर आते हैं, विच ब्रेक्स देम इनटू स्मॉल पीसेस, जो लाइजोसोम क्या करता है, इनको स्मॉल पीसेस के अंदर उन्हें तोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है, दे आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ये क्या करता है, इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं
जो क्या काम करते हैं, जो भी इनके मटेरियल हैं उसको ईजिली वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे कि आराम से वो डाइजेस्ट हो जाता है। अंडर एबनॉर्मल कंडीशन ये एक काम और करता है लाइसोसोम, क्या करता है, व्हेन द सेल गेट डैमेज, अगर सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स में बस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, जो लाइसोसोम से फूट जाता है और जो एंजाइम्स होते हैं इसके, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए हम इसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि क्यों सुसाइडल बैग बोलते हैं, तो आपको ये लिखना है कि अंडर सर्कमस्टांसिस व्हेन द सेल गेट डैमेज, अगर सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स में बस्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका पावर हाउस होता है और एनर्जी प्रोवाइडर होता है। जो हमारे सेल को जितनी एनर्जी मिलती है ना, उसको एनर्जी देने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जैसे पावर हाउस होता है आपके घरों में, घरों के बाहर जो पावर हाउस होता है जिससे पावर सप्लाई आपको आती है, ऐसे ही सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीड्स फॉर द लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी क्या होता है, एटीपी हमारा होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो भी एनर्जी एक सेल को चाहिए होती है सेल के अंदर लाइफ को सस्टेन करने के लिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की फॉर्म के अंदर स्टोर होती है। एटीपी को हम इसीलिए एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं सेल की। जैसे करेंसी होती है ना पैसा, जिससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं, इसी तरीके जितना सेल के पास एटीपी होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं बॉडी को, इसीलिए हम सेल को, इसको एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, देखो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसके ऊपर जो कवरिंग होती है, इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है इंस्टेड ऑफ जस्ट 1। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इज वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड, दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। ये चीज़ ध्यान रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये अपना प्रोटीन कुछ अपने आप भी बना लेते हैं और इसके ऊपर डबल कवरिंग होती है, ठीक है। और इसके एनर्जी सिंथेसाइज कहाँ पर हो रही है, एटीपी में, जिसको हम इसके एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब एक चीज़ आती है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर ही होते हैं। और देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लास्टिड। इसके अंदर हम 2 चीज़ों को डिफाइन करेंगे, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, कलर्ड प्लास्टिड, जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे हैं उनके जो फ्रूट्स हैं, जो फ्लावर हैं, जो लीव्स हैं, उसके अंदर जो कलर देने का काम कौन करता है, वो करता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और प्लास्टिड क्या आते हैं, प्लास्टिड के अंदर प्लास्टिड कंटेन द पिगमेंट, जैसे क्लोरोफिल है, कुछ प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोफिल के कंटेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे ग्रीन प्लांट जो हमें वो खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इन्हीं ग्रीन पिगमेंट की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोफिल की वजह से इसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो और ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो खाना बनाते हैं ग्रीन प्लांट, ठीक है, वो किसकी वजह से बनाते हैं, क्लोरोफिल की मदद लेते हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स। इसके अंदर येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं इन एडिशन टू द क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इसके अंदर और चीज़ होती है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होता है सेकंड चीज़, एक था क्रोमोप्लास्ट, एक था ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होते हैं, मेनली ये कहाँ फाइंड आउट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर ही होते हैं, इन विच मटेरियल सच एज, जो चीज़ें जैसे तुम्हारा होता है ना, स्टार्च है, ऑयल है, प्रोटीन ग्रैन्युल्स, ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, कहाँ पे स्टोर होती है, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। देखिए जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है प्लास्टिड की, उसमें क्या न्यूमरस मेम्ब्रेन्स लेयर्स होती हैं, आपस में वो एम्बेडेड होती हैं, एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और जो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो उनका बाहरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे वो डबल लेयर था ना, इसका भी जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है बहुत उसके जैसा सिमिलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्लास्टिड होते हैं उनका खुद का डीएनए भी होता है और उसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। प्लास्टिड मेनली क्या काम दे रहे हैं हमारे को, एक्चुअली में कलर पिगमेंट दे रहे हैं। जैसे क्रोमोप्लास्ट लगेगा तो उसके अंदर येलो, ग्रीन, ऑरेंज इस तरीके का पिगमेंट शो करता है वो, ठीक है, याद कर लेना इसको। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि प्लास्टिड जो होते हैं केवल और केवल प्लांट सेल में होते हैं। अब एक चीज़ और करते हैं, वो होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं आपके, वैक्यूल एक स्टोरेज सैक होते हैं फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। तो सैक का मतलब क्या, मैंने बताया सैक जैसे कटोरी टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये सॉलिड और लिक्विड कंटेंट जो होता है सेल का, उसको स्टोर करने के काम आते हैं। और वैक्यूल का जो साइज़ होता है वो एनिमल सेल में छोटा होता है मगर प्लांट सेल के अंदर बड़ा होता है,
ठीक है। जैसे प्लांट सेल के अंदर मेनली जो पूरा प्लांट है उसका 50 से 90% साइज जो है वो सेल वॉल्यूम का कौन कंटेन करता है, वैक्यूल्स, जैसा आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, एक बार स्क्रॉल कीजिए, फिगर में आपको पता लग जाएगा। अब प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल्स जो होते हैं आर फुल्ली ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। अब ये वैक्यूल्स इसमें मेनली क्या करते हैं, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि जो प्लांट है वो थोड़ा रिजिड होता है, थोड़ा इतने लचीले नहीं होते हैं। वो लचीला इन द सेंस कि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर होता है बाहर का। ठीक है, देखिए जैसे एमीबा के अंदर क्या काम करता है वैक्यूल, एमीबा के अंदर ये क्या कर रहा होता है कि जो फूड वैक्यूल है वो फूड आइटम को कंटेन करते हैं जो उसको कंज्यूम करना है। ठीक है, जो फूड कंज्यूम कर रहा है ना, तो वो फूड वैक्यूल के अंदर कंटेन करता है। एंड साथ में ये क्या करता है, जो जिस प्रोडक्ट को बाहर एक्सपेल करना है उसको क्या करता है, उसको भी ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, एक्सपेल द एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट। जो एक्सेस वाटर है और जो कुछ वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालने का काम कौन कर रहे होते हैं, एमीबा के अंदर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स करते हैं। तो एमीबा के अंदर दोनों वैक्यूल काम, फूड वैक्यूल फूड को कंटेन करने का काम कर रहे हैं, और कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको एक्सपेल करने का काम करते हैं। तो वैक्यूल का एक्चुअल काम क्या होता है, स्टोरेज का काम होता है। ठीक है, ये दोनों जो चीज़ें होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ये हमारे सेल के अंदर ही होते हैं। तो इसके अंदर अभी हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने पूरा सेल को एक तरीके से देखा है, तो दोनों सेल को हमने पूरा अच्छे से समझ लिया है, सेल ऑर्गेनल्स को समझ लिया है। आप एक बार, दो बार, तीन बार इसको देखेंगे, सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ इसमें हमने क्या क्या चीज़ कवर की थी। हमने इसके अंदर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर किया, हमने प्रोसेस कवर किया कि डिफ्यूज़न क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, हमने ये देखा कि सेल वॉल जिसको हम प्रोटेक्टिव वॉल बोलते हैं उसका काम क्या रहता है। फिर हमने देखा न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है, हमारा ब्रेन ऑफ सेल होता है। ठीक है, फिर दो तरीके के सेल होते हैं सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, एक के अंदर न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वेल डिफाइंड होता है, एक के अंदर प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होता है। फिर हमारे पे साइटोप्लाज्म होता है जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे कि हमारे पे होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके के होते हैं, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। फिर उसके बाद गोल्गी अपरेटस होता है जो पैकेजिंग के लिए काम आता है। लाइसोसोम्स होता है जिसको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो पावर हाउस होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि प्लास्टिड होता है जो क्या करता है, मेनली वो हमेशा प्लांट सेल के अंदर ही होता है, कलर पिगमेंट शो करता है। और उसका हमने देखा वैक्यूल्स होते हैं जो स्टोरेज होती है। ठीक है, तो आई होप आपको सेल का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ और डिफरेंसेस हैं हम वो किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, बट तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जो नहीं आ रहा है आप एक बार उसको रीड कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और डायग्राम याद करना मस्ट है। ये जो सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम है ना, ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं रहेगा कोई चीज़ दिखती कैसी है, क्या बन रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो उसका आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी इसकी नेमिंग करना भी आ जाता है, ये पूछ लेता है ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है। कभी कभी नाम दे देता है और फिर वो डिफाइन करने के लिए बोलता है कि आपको सेल में बताना है कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर है, न्यूक्लियस कहाँ है, माइक्रोकॉन्ड्रिया कहाँ पर है, राइजोसोम्स कहाँ है, लाइसोसोम्स कहाँ है, सेल वॉल कौन सी है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है, वैक्यूल्स कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, अगर आपने पढ़ रखी होंगी तो आप आराम से निशान लगा सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। A4 एजुकेशन चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए, धन्यवाद।